शेड्यूल 9 तो सबको ही पता है, मेनली फ्रॉम द पॉलिटी एंड गवर्नेंस. Schedule 9 is mainly related to the reservation. Why this was in the news? Recently, the Jharkhand wants new quota bill placed in the 9th schedule. What this section for constitution is? 9th schedule में इससे पहले काफी सारे बिल्स रखे गए. मेनली आइडिया पहले जजमेंट से, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले आइडिया था, इफ समथिंग इन द 9th schedule वो जुडिशियल रिव्यू के लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते. बट आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इट वाज सेइंग दैट इफ इट्स अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर or it's affecting the fundamental rights, mainly 14, 19 and 21, that can be judicially reviewed. अगर ऐसा है तो that cannot be put in schedule 9 और उसको हम as a unconstitutional declare कर सकते हैं. But there are some reservation aspect, like in the Tamil Nadu 69% reservation, they are in the schedule 9 also, like not according to the constitution, because constitution provide only for the 50% of the reservation, but they are giving a 69% of reservation in their institution as well as in the job, in the government job as well as the educational institution. So this is unconstitutional, but it is in the schedule 9. So it's in the unconstitutional as well as the schedule 9 also implementing it. So this is थोड़ा सा देखोगे तो अटपटा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है फिर भी इंप्लीमेंट हो रहा है. कुछ ना कुछ स्पेसिफिक केस है, बिकॉज इट वाज एडेड इन बिफोर 1971 इन द शेड्यूल 9, और 1971 से पहले जो ऐड हुए हैं तो द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वी कैन नॉट चेंज इट, तो चलने दो उन्हें. बट आफ्टर 1971 कुछ भी ऐड होगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए और फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए. तो उसी के बेसिस पे है. रिसेंटली द झारखंड गवर्नमेंट से कि दे विल गिव 77% ऑफ रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन मींस अबाउट 50% से 27% अबव ज्यादा दे विल गिव. दे क्राइटेरिया वर डिसाइडेड स्पेसिफिक लैंड्स, किसी पर कितना परसेंटेज ऑफ लैंड्स है इन जॉब एज वेल एज ऑन देयर कास्टिज्म के बेसिस पे भी उन्होंने दिया. सो वी कैन सी व्हाट इज अबाउट द reservation of bill. Raise this is the reservation to 77%. Within the scheduled caste give a quota of 12%. OBC को 14% से 27% increase कर दिया गया, and 28% to scheduled tribes and 2% increase in the EWS. जो EWS पूरा इंडिया में 10% है, they are saying we are increasing to 12%. जो स्टेट्स के लिए OBC कोटा होता है और सेंट्रल OBC होता है, सेंट्रल OBC 27% of the quota. They are also increasing in the state level कि हम उसको 27% पे लेके आ रहे हैं. Even also they are increasing the scheduled caste के जो कोटा है, एज अगर जनरल देखे तो 12 से 13% होता है सेंट्रल लेवल पे. दे आर आल्सो इंक्रीजिंग इट टू द 20%. सो दीज आर द रिजर्वेशन. दे आर सेइंग कि वी आर गिविंग द 77% ऑफ रिजर्वेशन, बट दिस कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड अंटिल एंड अनलेस इट पुट इन द शेड्यूल 9. अगर शेड्यूल 9 में नहीं जा रहा है और इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू जुडिशियल रिव्यू हो गया है कि ठीक है चलने दो, अंटिल एंड अनलेस तब तक नहीं आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते 77% रिजर्वेशन को. अभी रिसेंट में केस था EWS से रिलेटेड कि 10% जो रिजर्वेशन है उसको लीगल कर दिया है कोर्ट ने. तो वी विल डिस्कस अबाउट EWS में क्या था, जो 5 जज की जजमेंट थी किस चीज के बेस पे थी, क्या फैक्ट्स थे. तो नेक्स्ट क्लास में वो मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या फैक्ट्स थे उस जजमेंट्स में, क्या क्या चेंज हुए थे, क्यों उसको एक्सेप्ट किया गया, व्हाट वाज द क्राइटेरिया. जो पहले का रिजर्वेशन है उसका क्या क्राइटेरिया था और अभी रिजर्वेशन का उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया कि वी आर मूविंग टुवर्ड इकोनॉमिक क्राइटेरिया, वो डिफरेंट करेंगे. Like you see in OBC there are 2 layer, one is the creamy layer and one is the non creamy. That concept will emerge. अगर ऐसा अभी देखोगे तो 80% EWS बना के घूम रहे हैं. अगर आप जनरल कैटेगरी OBC कैटेगरी में देखोगे तो OBC में 80% of people having the EWS because the cut off of the OBC is approximately near to the general. अगर जनरल का 90 है तो OBC का 89 है. Then it's EWS पे आते तो डिफरेंस ऑफ 10 to 12 मार्क्स है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है. अगर मेजर एग्जाम में देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस है. तो OBC वाले इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड द EWS, जनरल इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड द EWS, एंड SC ST के पास पहले ही ज्यादा है तो दे आर लाइक स्टेइंग देयर, क्योंकि उनकी कट ऑफ जाती है 65 60. तो ऐसा डिफरेंशिएट है. कुछ स्टेट्स में देखोगे तो इफ यू सी इन द स्टेट इन लाइक द राजस्थान MP, द OBC कट ऑफ इज हायर देन द जनरल कट ऑफ, क्योंकि इंडिया की मेजर पॉपुलेशन है दैट्स कम्स अंडर द OBC कैटेगरी. तो इसलिए रिजर्वेशन भी सबसे ज्यादा रखा गया है 27% ऑफ रिजर्वेशन for the OBC, but mostly moving toward the OBC category. इसलिए the cut of the OBC is increasing. States के जो लोग हैं प्राइवेट जॉब में 80% रिजर्वेशन उनका होगा. That was the bill. एक जॉब रिजर्वेशन बिल है, प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन बिल है. ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज द गवर्नमेंट जॉब बिल है. तो दोनों में डिफरेंस है. अगर मैं बोलूं कि दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल है तो मैक्स हॉस्पिटल में 80% लोग दिल्ली के ही काम करेंगे. दैट इज अ दैट काइंड ऑफ बिल. अगर मैं बोलूं दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसमें 77% लोग दिल्ली के काम करेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल को इफेक्ट करेगा. तो ये डिफेंड कर रहा है.
कुछ एक स्टेट सब्जेक्ट होते हैं। जब आपके स्टेट्स में कोई इंडस्ट्री लगाता है, एग्रीमेंट साइन होता है कि अगर आप हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाते हो तो हम आपको लाइक जमीन देंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, बट आपका जो लेबर फोर्स होगा पार्टिकुलर इकोनॉमिक रेंज की 30,000 से नीचे की जो जॉब है उसमें मोस्टली यहाँ के एरिया के लोग ही रहने चाहिए, ताकि दे विल बी लाइक हमें भी नौकरी मिली है इस तरीके से। दैट काइंड ऑफ बिल वो ओनली हरियाणा में नहीं बाकी स्टेट्स में भी आया था, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, एमपी में, तो वो भी अभी एक है, लेकिन अभी भी वो बैटल में ही कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये अभी जस्ट अनाउंस्ड, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स नॉट पासिंग द थिंग दैट्स विल नॉट हैपन। तो वो तो हमें प्रेजेंटली दिख ही रही है, बट द गवर्नमेंट इज गोइंग थ्रू द वोट बैंक्स। जो पॉलिसी है मेनली द डिजाइन अकॉर्डिंग टू द वोटिंग के अकॉर्डिंग, कि हाँ ईडब्ल्यूएस कब लाया गया, जब इलेक्शंस यूपी के थे, डायरेक्टली अनाउंस द ईडब्ल्यूएस कोटा कि हम ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, तो वी आर गिविंग द रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इन दैट केस अगर हम जनरली देखें, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट दिए गए, वी डिस्कस द आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे अगर आर्ग्यूमेंट आपको देंगे कि आपको भी लगेगा कि जनरल कैटेगरी में 18% बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनको मिलना चाहिए। ये 100 में से 18 लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, तो आप भी कहेंगे कि मिलना चाहिए उन 18% को, लेकिन वो 18% की जो 80% को मिल रहा है, दैट इज द लैक्यूना। वो 18 को ही मिलना चाहिए जबकि 80 को मिल रहा है। इफ यू सी इन द एससी कैटेगरी, सब तो एससी में, शेड्यूल कास्ट में नहीं है। If you see the higher post in India, in bureaucracy as well, in banking sector as well, in LIC, तो शेड्यूल ट्राइब का रेशियो आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपैरिजन टू अदर कास्ट, क्योंकि फ्रॉम 1947 वी आर गिविंग द रिजर्वेशन। तो उन केसेस में इफ यू सी द रेशियो इन दैट केस एक फिक्स है कि 27%, 30% मिलेगा ही आपको वहां पे। तो उस केस में तो सबको तो नहीं देना चाहिए जो कोटा है, बट ये कॉन्ट्रोवर्शियल, अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ SC/ST के बारे में, लाइक कि ये इन्हें गलत बोल दिया, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस चीज से बचती है बिकॉज ऑफ द वोट बैंक्स। तो ये थोड़ा इश्यू है। तो लेट्स सी अबाउट द 9th शेड्यूल। द मेजर द 77% रिजर्वेशन ब्रीच द 50% सीलिंग। जो 50% सीलिंग दी गई है, 27% फॉर द ओबीसी, 12% फॉर द SC एंड 11% फ्रॉम द ST एंड समथिंग फ्रॉम द PWD, इधर इट्स 1% मे बी। However, in placing the legislation in the 9th schedule from the judicial scrutiny, अगर इसको 9th शेड्यूल में रखा जाएगा तो इट्स विल बी ए जुडिशियल रिव्यू। अगर 9th शेड्यूल में तभी रखा जाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पास करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी, देन ओनली इट कैन बी पुट इन द 9th शेड्यूल। सो अभी तक उन्होंने जस्ट बनाया है, लाइक इफ यू सी द पाटीदार रिजर्वेशन एंड मराठा रिजर्वेशन वाज आल्सो पास्ड, बट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ने उसको नेगेट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो सिमिलर टाइप का ही केस है। अगर आप देखोगे तो इसमें 1951 में पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग सारा चेंज किया गया था। सबसे पहले जब 9th शेड्यूल बना था, देयर वाज 13 लॉ जो जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं थे कि वी आर पुटिंग, बिकॉज ये पहले सबसे पहले था और अकॉर्डिंग टू उस टाइम की कंडीशन को देखते हुए डेट विल बी लाइक ठीक है। नाउ दे आर मूविंग टू 284 सब्जेक्ट्स। 9th शेड्यूल कंटेनिंग द 284 सब्जेक्ट्स मींस हर जगह एक्सेप्शन इंडिया में दिख रहा है कि हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन दे आर पुटिंग इनटू द 9th शेड्यूल। द सेम आर्गुमेंट द झारखंड गवर्नमेंट इज गिवन कि यहाँ पे जो ट्राइबल एरिया ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू गिव द रिजर्वेशन। तो हमें जो हमारे स्टेट के रिसोर्सेज हैं, इधर इट्स एजुकेशनल रिसोर्सेज और जॉब से रिलेटेड जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज, वी नीड टू गिव टू दीज पीपल्स ओनली। दैट्स द आर्गुमेंट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट एज वेल। तो उस केस में दे आर सेइंग दैट प्लीज पुट दिस इन द 9th शेड्यूल, बट अकॉर्डिंग टू द जुडिशियल सिक्योरिटी हम नहीं कर सकते। जो आर्टिकल 31A एंड 31B है, जिसके अकॉर्डिंग हम 9th शेड्यूल में डालते हैं, जो 31A एक्सटेंड करता है प्रोटेक्शन ऑफ क्लासेस ऑफ द लॉ एंड 31B स्पेसिफिक लॉ को एनेक्टमेंट करता है। मेनली अगर आज भी हम इसको डालेंगे तो 1971 IRCLU केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेड दैट कि यू कैन नॉट पुट इन 9th शेड्यूल। 1971 के बाद का जो भी होगा वो जुडिशियल स्क्रूटनी में होगा, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 31B यू कैन लाइक प्री में भी पहले में ही डाल सकते हैं, rather than कि फ्यूचरल पर्सपेक्टिव उसको पहले से भी लागू कर सकते हैं। देन इट्स सेइंग द आर्टिकल 31B एक्सक्लूड द जुडिशियल रिव्यू। जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल 31B है उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं है, लेकिन आफ्टर द IRCLU केस इन 2007 इट सेज दैट जो 1971 से पहले के हैं उसमें तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, बट इफ वी आर एडिंग एनी सब्जेक्ट आफ्टर 1971 दैट इज एलिजिबल टू जुडिशियल रिव्यू बिकॉज it's if it is affecting the basic structure and the basic structure is completely defined by the court। कोई भी सब्जेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर को हो सकता है, also the fundamental rights and the fundamental rights के आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 मेनली इन 3 आर्टिकल्स को देखा जाता है। that will not be impacted। so let's see the different case जो इस 9th शेड्यूल के लिए आए हैं, that can be the important क्योंकि 2021 में इन केसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, कोयलियो केस में क्या हुआ है, तो यू कैन सी। तो केशवानंद भारती केस
इट्स नोन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, आर्टिकल CAA 44 के नाम से भी. द कोर्ट upheld द जजमेंट गोलकधारा into बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ कंसेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट वाज इन द केशवानंद भारती केस. And the essence or the basic structure of constitution which include the fundamental rights and fit to be struck down by the court. अगर कोई भी लॉ फिट नहीं होता according to the fundamental rights, that can be struck down easily by the courts, even it is passed from the parliament. तो वो easily struck down हो सकता है. That was the case about the केशवानंद भारती. जो UPPCS है या स्टेट है, तो उसमें पूछा जाता कि सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में इंट्रोड्यूस हुआ था. That was introduced in the केशवानंद भारती. Then the second case is the Vaman Rao versus the Union of India. Vaman Rao, it was in the 24th April 1973. The Supreme Court judgment ruled that those amendments which were made in the Constitution before 24th April 1973 are valid and constitutional, but those which were made after the date are to be challenged on the ground of the constitutionality. जो इससे पहले अमेंडमेंट हुए ठीक हैं, लेकिन जो उसके बाद अमेंडमेंट हुए हैं, that can be ground for challenge before the court for the constitutionality. Now next to the IR Celio case, that was in 2007. Even in the mains question, it was direct. In 2017 mains in GS2, the question was directly on the IR Celio versus State of Tamil Nadu. किससे related है, क्या judgment हुआ था? It's related to the reservation. It was held that every law must be tested under Article 14, 19, and 21 if it came into force after 24th April 1973. In addition, the court upheld its previous ruling and declared that any act can be challenged to open its scrutiny by the judiciary. It is not consonant with the basic structure of the constitution. So mainly idea दो चीजों पे अब depend रहेगा. It's not affecting the basic structure as well as the fundamental rights. If the any law made by the parliament or the state government is affecting the basic structure or the fundamental right, that will not be accepted, and it is the unconstitutional, and we can say the ultra vires. It's not according to the constitution. So this is about the 9th schedule.